मैं शायद पहला वो बदनसीब शख्स हूँ पूरे चुनाव में जिसे माफियाओं की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया। पहले मेरा नाम, बाद में अंसारी का नाम, क्या नाम है उनका पूरा, मुख्तार अंसारी का नाम, और तीसरा अतीक अहमद का। तो मैं आपसे भी और समाज से भी जानना चाहता हूँ कि जिस शख्स की गाड़ी से भी आज तक कोई नहीं टकराया, कि आप जब रामपुर आए जमानत पर तो कोशिश करिएगा कि भूमिगत रहें। आप पर इतने मुकदमे हैं कि आपका इनकाउंटर भी हो सकता है कि चश्मे सैयद नगरा है कि फिर उठे शायद, चश्मे सैयद नगरा है कि फिर उठे शायद, कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से। पुलिस कहती थी कि एनकाउंटर हो जाएगा और 27-28 महीने में एक ऐसी कोठरी में रहा जिसमें उन लोगों को बंद किया जाता था जिन्हें 2 दिन बाद फांसी देना होती। बेचने वाला नहीं हूँ, न मैं मुल्क बेचने वाला हूँ, न मैं कौम बेचने वाला हूँ। ये मैंने इमरजेंसी के वक्त भी साबित कर दिया था और 40 साल तक शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी मिसाल हो, और शायद अभी तक नहीं है, कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई 11 बार जीता हो और एक बार जब वो जेल में हो तो इतने वोट मिले हों जितने उसे बाहर रहकर भी न मिले। हमारे कुछ हाई कोर्ट के फैसलों में और सुप्रीम कोर्ट से 100% मामलों में जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है, उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी, उसका सही और जायज़ इस्तेमाल किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा, उस तरह हम भी ये कहें, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। सर, परिवार आपने बहुत ज़्यादा परिवार ने सफ़र किया है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि 26 महीने से लगातार आप अंदर रहे हैं, परिवार लगातार जेल में भी पहुंचता रहा, लेकिन कुछ राजनीतिक दल और देखो भाई, जब कोई बड़ा मिशन सामने होगा तो मुखालिफ भी बड़ा होगा और तकलीफ भी बड़ी होगी। उस मिशन से फायदे भी बड़े होंगे, नुकसान भी बड़े होंगे। हमारा मिशन राजनीतिक नहीं था। हमने अपने 40 साल के राजनीतिक कार्यकाल में पार्टी के नेताओं के, अपने सियासी आकाओं के जूते इसलिए सीधे नहीं किए थे कि हमें अपने लिए सोने या चांदी के कंगन चाहिए थे। हम कहाँ रहते हैं ये आपने देखा है, हमारा शहर कैसा था और अब कैसा हो गया ये भी आपने देखा है। यहाँ की इमारतें अगर आप देखें, यहाँ का नगर पालिका देखें, गांधी समाधि देखें और चीज़ें देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि हमने कैसा शहर बनाया। इस सब के पीछे जो एक बुनियादी मकसद था वो ये था कि मैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ और ये मेरी किस्मत की खुशनसीबी कहें या बदनसीबी कि जब मैं LLM फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट था, स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी था, उसी वक्त मुल्क में इमरजेंसी लग गई थी और तब भी मैं जेल गया और 1.25 बरस बनारस की जेल में। तो जब ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी तब भी जेल में था, अब जब ज़िंदगी अपने आखिरी दौर में है तब भी जेल में था। सर, अपने से कुछ गिला, कुछ शिकवा, तो मैंने अलीगढ़ में एक शेर सुना था अपने तालिब इल्म ज़िंदगी में कि चश्मे सैयद नगरा है कि फिर उठे शायद, चश्मे सैयद नगरा है कि फिर उठे शायद, कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से। तभी मैंने अपने छात्र जीवन में ही ये तय किया था
मैं कोशिश करूंगा कि एक और AMU तैयार किया जा सके। बड़े भाई बहुत नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम जो हैं वो खफा हैं अखिलेश यादव से, बहुत ज़्यादा वो भी खफा थे। और आज से उन्होंने सोचा मेरा सवाल भी था तो वो यही कहते नज़र आए कि वो आए नहीं और हमने जो यातनाएं हमारे भाई ने झेली, हमारे परिवार ने झेली है, वो इस देश को हमेशा याद रहेगा। देखिए, मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। हम पर मुकदमे कायम कराने वाले लोगों में कौन लोग हैं? सबसे पहले 8 मुकदमे हम पर कायम हुए और उन्होंने ये कहा कि आज़म खान ने जबरन हमसे ज़मीनें छीन ली। उन 8 लोगों ने हम पर मुकदमे किए यहाँ सिविल कोर्ट में। उन 8 लोगों के पेमेंट चेक से किए गए थे और जो ज़मीनें 2000 रुपये बीघा की भी नहीं थी, उस वक्त हमने कम से कम 40,000 रुपया बीघा उसका दिया था। वो सारे लोग मुकदमे हार गए और हमसे लिए हुए पैसे से उनमें से बेशतर ने 2-2 हज किए। अगर 2 बीघा ज़मीन थी तो 8 बीघा ज़मीन खरीद ली। वो सारे लोग मुकदमे हार गए। उम्मीद वो ये करते थे कि हम उनके खिलाफ अब मुकदमा करेंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। 1989 में किले में सबसे बड़ा बूथ सेंटर था। कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर नवाबजादा जुल्फ़िकार अली खान साहब मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे। उनके बड़े भाई मुर्जा अली खान उस वक्त जिंदा थे और उन्हें हिज़ाइनस का लक़ब मिला। मैं, मेरी बीवी, मेरा बड़ा बच्चा बहुत छोटा सा था और छोटा बच्चा गोद में था। मेरी 3 बहनें वोट डालने गए थे और उस वक्त किले के एक दरवाजे से 4-5 जीपें दाखिल हुई फायरिंग करती हुई और उस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट उनमें आगे थे और मेरे सीने पर इस तरह 7-8 तमंचे लगा दिए गए, जिनमें जर्मन पिस्टल भी थे। मैं हल्के जाड़े थे, प्रिंस सूट पहने हुआ था। सबने गोलियां चलाईं, मेरे पैरों पर गिरे रिवॉल्वर्स, लेकिन कोई गोली नहीं चली। पुलिस फायरिंग हुई, कई 100 राउंड गोली चली। मेरी मौत नहीं आई थी, मैं नहीं मरा। और उसी मैदान में, जिस मैदान में यह हादसा हुआ था, पहली बार सरकार बनी, मैंने वहीं हेलीकॉप्टर उतारा और लोगों से पहली बार ये कहा कि तुमने सुना होगा अल्लाह होता है, तुमने सुना होगा भगवान होता है, मैंने देखा है। इलेक्शन कैंपेन में था पिछली बार। आप तो सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं अगर हेलीकॉप्टर के पर में मक्खी के बराबर भी कोई नुक्स आ जाए तो क्रैश हो जाएगा। 2 परों का हेलीकॉप्टर था और तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा टूटकर हेलीकॉप्टर के पर का उड़कर धमाका हुआ, बहुत जोरदार। हेलीकॉप्टर नाचता रहा, कभी हाई टेंशन वायर पर उतरता था, कभी जा रही थी ट्रेन उस पर उतरता था। पायलट्स पसीने पसीने हो गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो ख़त्म हो जाएंगे। उस वक्त हम नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब, सिर्फ एक ही दुआ याद रही थी, घबराहट में सब भूल गए थे। और वो हेलीकॉप्टर ज़मीन पर गिरा और वो ऐसी जगह गिरा जहाँ से आलू निकाले गए थे और खेत बहुत नरम था। जब मैं उस वक्त नहीं मरा, जब मैं किले के मैदान में इतने मेरे सीने पर तमंचे चलाए गए, तब नहीं मरा। मुझे इतना भयानक कोरोना हुआ कि पूरे अस्पताल में मैं अकेला जिंदा बचा था। मेरे सामने से सारी लाशें जाती थी, मेरे सामने वार्ड खाली होता था और फिर भर जाता था। मैं तब नहीं मरा। मेरे चाहने वालों ने बहुत कोशिश की, मैं फिर जिंदा बाहर आ गया। मैं समझता हूँ
कि जो एजुकेशन का मिशन मैंने शुरू किया है वो रहे या न रहे, सदियों लोग इसके खंडरात देखने आया करेंगे। आपने अगर जौहर यूनिवर्सिटी को देखा नहीं है तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आप उसे तो सवाल है जो आपने बात की। क्या आजम खां साहब का क्या जिस तरीके का अंदाज होता था जेल जाने से पहले, क्या आजम खां का अंदाज वैसे ही रहने वाला है या आवाज दब जाएगी आजम खां? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने 40 साल सोने और चांदी के कंगन हासिल करने के लिए नहीं की थी। न मेरे पास कोई बंगला है। जब ईडी वाले मेरे इंटरोगेशन करने के लिए जेल में 5 दिन आए और उन्होंने मुझसे पूछा विदेशों में कहाँ कहाँ आपकी प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट्स हैं आपके, तो मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि मुझे आपके सवालात पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हो गया। आजम भाई, ये जो मुकदमों का दौर शुरू हुआ आजम भाई, ये आपके पार्लियामेंट बनने के बाद शुरू हुआ। इसकी वजह ये तो नहीं कि एमपी का इलेक्शन लड़ा, एमपी चुनेगा या उसके बाद सब मुकदमे किसी को दे दो आइडिया। कहने का मतलब ये वो कल की राजनीति में आजम खां बड़े कदना बन जाए इस वजह से तो नहीं। वो तकरीर मेरी एक दिन में कई करोड़ लोगों ने सुनी थी। मैं नहीं जानता क्या हुआ। मैं तो ये जानता हूं कि मैं 1 साल सीन से आउट रहा, क्योंकि पुलिस कहती थी कि एनकाउंटर हो जाएगा, और 27-28 महीने में एक ऐसी कोठरी में रहा जिसमें उन लोगों को बंद किया जाता था जिन्हें 2 दिन बाद फांसी देना होती थी। बिल्कुल अकेला रहता था, जिंदा आ गया वापस। आपकी आंखें नम है, यातनाओं को आपने बहुत झेला है। नहीं, बिल्कुल नम नहीं है, सर खुश्क हो गई हैं आंखें। सर सब लोग एक सवाल जानना चाहते हैं अखिलेश यादव और आपके बीच में, क्या अपनों ने भी खंजर घोंपा है क्या सर पीठ में आजम खां के? क्या अखिलेश की भूमिका जो होनी चाहिए थी, आप उससे ऐसा सीनियर लीडर ऑफ एसपी आप निश्चिंत नहीं, देखिए लीडर तो हम कभी थे ही नहीं। लीडर तो हम कभी थे ही नहीं। अगर लीडर होते तो इतने बहुत से काम कर नहीं पाते। अगर लीडर होते तो यूनिवर्सिटी नहीं बना पाते, बच्चों के स्कूल नहीं बना पाते। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और यूनिवर्सिटी का जिसका मैं चांसलर हूँ, ये नॉन बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग इसमें देते हैं पैसा, न तो सैलरी लेते हैं, खाना और नाश्ता भी हमारा घर से जाता है, न हम न हमारा कोई सदस्य। हाँ, ये अलग बात कि जब दरोगा जी हमारा बयान लेने के लिए जेल में गए तो उन्होंने बहुत तारीफ करी कि आपने बड़ा अच्छा शहर बनाया है, यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी बनाई है। हमदर्दी जाहिर की और ये भी कहा कि आप जब रामपुर आए जमानत पर तो कोशिश करिएगा कि भूमिगत रहें। आप पर इतने मुकदमे हैं कि आपका इनकाउंटर भी हो सकता है। तो जब ये थ्रेटनिंग मुझे जेल में मिल सकती है, उसके बाद तो फिर कोई अपना कोई पराया रह ही नहीं जाता। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आपका और पार्टी का क्या होगा? मायावती जी भी आपकी तारीफ कर रही है। हर दल, समाजवादी पार्टी के साथ हर दल आपसे मुलाकात। देखिए, मैंने बहरहाल हर दल आपसे मिलना अपनी सारी जिंदगी एक चीज साबित करने की कोशिश की कि मेरी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है। मैं ज़मीर बेचने वाला नहीं हूँ, न मैं मुल्क बेचने वाला हूँ, न मैं कौम बेचने वाला हूँ। ये मैंने इमरजेंसी के वक्त भी साबित कर दिया था, और 40 साल तक शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी मिसाल हो, और शायद अभी तक नहीं है, कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई 11 बार जीता हो, और एक बार जब वो जेल में हो तो इतने वोट मिले हों जितने उसे बाहर रहकर भी न मिले। अगर पार्लियामेंट के चुनाव में भी धांधली और
पुलिस की दादागिरी और डीएम साहब की इनायतें न रही होती तो मैं तकरीबन 3.5 लाख वोट से जीतता। अगर आप बाहर होते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए आपका बाहर रहना सरकार बनाने में कितना सहायक होता? देखिए, ये अगर की बातों पर यकीन इसलिए न करिए कि हम आप सब एक ताकत को मानने वाले हैं, एक सुप्रीम पावर को। यही सब होना था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आपका नाम क्यों नहीं जाता? आपने सीनियर असेंबली मेंबर, इसलिए कि मैं उससे भी ज्यादा सीनियर हूँ। लेकिन सर आपके लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे शरीर से अखिलेश यादव को बदबू आ चुकी है। आपके आज भी देख रहे हैं कितने समर्थक सड़कों पे थे। वो चाहते हैं कि आजम खान अगर खड़े होते हैं तो बीजेपी का विकल्प एक दे सकते हैं। आजम खान क्या मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा बनकर एक विकल्प दे सकते हैं? क्या मायावती? देखिए, इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि ये मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूं कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। आप इशारे में सब चीज कह रहे हैं। आपका अपना अंदाज बयां जो है वो बिल्कुल जुदा होता है, लेकिन सब लोग जानना चाहते हैं कि जो तकलीफ और जिस 27 महीने की पीड़ा से आप गुजरे हैं और जो एक पार्टी होती है, देखिए एक माँ बाप के तौर पर पार्टी होती है आजम भाई, उस पार्टी ने क्या आपको लगता है कि जिसके लिए आपने 40 वर्षों तक सड़क पर लेकिन सुना यह है कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया तो माँ के दिल से आवाज आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी। तो इतने सब कुछ होने पर भी माफ करने को तैयार है? नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। सर आप देखिए कि मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ किस चीज के लिए करूँ? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी 6 घंटे बाद आता है और पूरे देश ने ट्वीट किए, खुशियां मनाई, लड्डू बांटे। शिवपाल यादव से आपने मुलाकात की लेकिन अखिलेश यादव के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आजम भाई, कपिल सिब्बल साहब ने आपकी वकालत की सुप्रीम कोर्ट में। आजम भाई, सुप्रीम मेरे पास तकरीबन 3.5 साल से कोई मोबाइल नहीं है और मैं आपसे सच कहता हूं मैं मोबाइल चलाना भी भूल गया। आजम भाई, कपिल सिब्बल साहब ने आपकी वकालत की, और क्या अखिलेश आप यादव उनका और बात कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करेंगे? मैं कपिल सिब्बल साहब का तो शुक्रिया बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनके जो सलूक रहा है उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़रूर ही कहना चाहूँगा कि विधाता ने जो उन्हें ताकत दी और जो पावर्स डेलीगेट की उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ उसका इस्तेमाल किया और जब तक ऐसे जजेस हिंदुस्तान में बाकी हैं, कम से कम हमारे जैसे जिसमें देश का पूरा ज्ञानव्यापी मुद्दे पर आपका क्या कहना है? ज्ञानव्यापी पे क्या कहना है? सर, बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद पर जो केस चल रहे हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट में और बनारस कोर्ट में कि मस्जिद में शिवलिंग मिला है और जो एक दीवार है पूरी मस्जिद की उसको गिराने की भी याचिका वाराणसी कोर्ट में डाली गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा फर्क है दोनों चीज़ों में। बाबरी मस्जिद मूवमेंट और बाबरी मस्जिद के केसेस बहुत लंबे अरसे तक चले, लोकल कोर्ट्स में चले। 22/23 दिसंबर 1949 की रात जब एसडीएम का एक ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद से लेकर डिमोलिशन तक, या यूं कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच का फैसला आया, उस वक्त तक कई दहाइयाँ गुजर गईं। लेकिन जिन मसाजिद का जिक्र आप कर रही हैं
इनकी मुकदमों की स्पीड लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चंद दिनों में तय हो गई है। लिहाजा मैं क्योंकि खुद भी वकालत का स्टूडेंट होने के नाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें इस स्टेज पर न सिर्फ ये कि मुझे बल्कि किसी को भी इस स्टेज पर किसी किस्म की राय इसलिए नहीं देना चाहिए कि उससे मुल्क का माहौल भी ख़राब होगा और इंसाफ पर से लोगों का भरोसा भी मुतज़लज़ल होगा। तो ये सवाल शायद अभी दुरुस्त नहीं है। आजम भाई, क्या आपको लगता है कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने की वजह से आप पर ये सब केस लगाए गए? हाँ, देखिए, मेरे ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ था जब मैंने किसी के बारे में ये कहा था कि आपने अपने बच्चे और बच्चियों को कलेक्टर और एसपी की कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन मेरा बच्चा कहाँ है और उसका मुस्तकबिल क्या है ये मैं नहीं जानता। लिहाजा मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरा बच्चा यानी कमज़ोरों का बच्चा कलेक्टर और एसपी न बन सके तो डॉक्टर और इंजीनियर तो बन जाए, नर्स बन जाए, क्लर्क बन जाए, चपरासी बन जाए। लेकिन आज के हालात में मैं ये समझ रहा हूँ कि मुसलमानों को जो भी सज़ा मिल रही है उनके राइट ऑफ वोट की सज़ा मिल रही है। क्या अखिलेश यादव ने कहा था कि वो वजह यह है कि सारे राजनीतिक दल ये समझते हैं कि मुसलमान सियासी जमातों के समीकरण ख़राब कर देते हैं। लिहाजा मैं, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस इशू को लिया है जिसके बारे में मोहतरमा जिक्र कर रही थी और आप, और बहुत से मामलात पर पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे दीगर उलमा हैं, हमारे कई सेंटर्स हैं, जैसे बरेली का मरकज़ है, मुबारकपुर में है, देवबंद में है, नदवा है। इन सारे लोगों से मैं कोशिश करूंगा इस बारे में कि हम इस पर भी सोचें कि कहीं ये वोट तो हमारी बर्बादी की वजह नहीं है। आपको लगता है शायद आप मेरा मतलब समझ सके होंगे। मुस्लिम वोटों की वजह से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, आपका कहना है? मैंने कहा तो नहीं ऐसा। एक और सवाल आप गैरहाजिरी में यहाँ सर, क्या आप चाहते हैं कि वोट का अधिकार मुसलमानों को खत्म एक ही ले की जो राजनीति चलाई गई है, खासकर देखा गया कि उसमें मुसलमानों के कई घर और दुकानें तोड़ी गई, तो बुलडोजर की राजनीति पर आपका क्या कहना है? कोई शिकायत नहीं है। हमने तो विधानसभा में कहा था एक बार कि सिर्फ मुसलमानों पर कानून शरीयत लागू कर दिया जाए। अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे हों तो और लोग भी सोच लें। आज रेप के मामले में जो सजाएं दी जा रही हैं वही सजाएं इस्लाम भी तजवीज़ करता है। कातिल के बारे में जो सजाएं हैं वही इस्लाम भी कहता है। सब लोगों के एक आखिरी सवाल जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर शिवपाल यादव जिस तरीके से आपके नजदीक सर शिवपाल यादव जिस तरीके से नजदीक है, मायावती आपके बारे में अच्छा कर रही है, आपके संघर्ष को सलाम कर रही है, कांग्रेस कर रही है, तो क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में किससे विकल्प? देखिए ये मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझसे मिले हैं जेल में, उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिनसे मैं नहीं मिल सका, उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बारे में अच्छी राय बनाई, राय कायम की। और वो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं शायद पहला वो बदनसीब शख्स हूँ पूरे चुनाव में जिसे माफियाओं की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया। पहले मेरा नाम, बाद में अंसारी का नाम, क्या नाम है उनका पूरा, मुख्तार अंसारी का नाम, और तीसरा अतीक अहमद का। तो मैं आपसे भी और समाज से भी जानना चाहता हूँ
कि जिस शख्स की गाड़ी से भी आज तक कोई नहीं टकराया, जिसने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, जिसके खिलाफ एक 323 का कभी मुकदमा कायम नहीं हुआ, जिसके खिलाफ जल निगम में जो मेरे ऊपर रिपोर्ट हुई, SIT बैठी, उसमें भी गबन का इल्ज़ाम या रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं है, बस ये है कि मेरा असर से काम हुआ कुछ। मुझे जब बेल मिली है तो उसमें जज साहब ने बेल में कहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है उसे 2 साल से जेल में कैसे रखे हुए हैं। तो और आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी, मैं उनका यकीनन एहसानमंद हूँ, उन्होंने भी ये कहा कि 1-2 मुकदमे तो सही हो सकते हैं, लेकिन 80 मुकदमे किसी पर सही नहीं हो सकते। और आसम में बाई इलेक्शन में जलवा बरकरार रहेगा इंशाल्लाह आपका आने वाले पार्लियामेंट में? अभी तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो लड़ूंगा नहीं, और सेहत भी मेरी अभी ऐसी नहीं है कि मैं बहुत भाग दौड़ कर सकूं, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ जेल में हुआ है वो आपको हमारी शक्ल से नजर आ रहा होगा। सर सवाल वही खड़ा और है, समझ आपका वही रहेगा पुराने और समझ आज भी ये नहीं आती कि आखिर आज की सरकार को या सरकार की जो पार्टी है उसको हमसे इतनी घृणा की वजह क्या है। आज तक ये नहीं समझ सके। अब असेंबली में सामना होगा, हम भाई पूछेंगे इस घटना की वजह, योगी से सवाल करेंगे। कम से कम जानने की कोशिश करूंगा। आजम सर जेल में कुछ हासिल नहीं है। दूसरे तरीके का मैं भाई ऑर्डिनरी कैदी था। कच्ची दाल के पानी से रोटी मिलती थी खाने को, दाल नहीं होती थी उसमें, सिर्फ पानी होता था।